हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, ज़ाओ युआन ने कियू को बहुत ही बुरी तरह से हरा दिया था, जिसकी वजह से क्लास बी का 1.5 घंटा भी क्लास ए को मिल गया था। और ज़ाओ युआन के कहने पर मास्टर चू ने उस 1.5 घंटे में से 1 घंटा वहाँ पे क्लास सी और क्लास डी में बांट दिया था। इस तरह सभी लोग वहाँ पे ज़ाओ युआन से बहुत ही ज्यादा खुश हो गए थे। जिसके बाद यहीं से नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत होती है और हमें कियू के रूम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे कियू बहुत ही ज्यादा गुस्से में दिखाई दे रहा था और वो अपना गुस्सा अपने रूम के ऊपर निकालते हुए अपने रूम की चीजों को तोड़ता जा रहा था। लेकिन उसका गुस्सा था कि वहाँ पे शांत होने का नाम ही नहीं ले रहा था। इसलिए शाओकी वहाँ पे कियू के पास आकर उसे वहाँ पे शांत करवाते हुए कहती है कि तुम इतना ज्यादा गुस्सा क्यों हो रहे हो? लास्ट बैटल ज़ाओ युआन बस अपनी अच्छी किस्मत की वजह से ही जीत पाया था, वरना ये बात हम दोनों अच्छी तरह से जानते हैं कि अगर ज़ाओ युआन हेड टू हेड हमारे साथ फाइट करे तो वो हमसे कभी भी नहीं जीत पाएगा। ये तो बस उसकी किस्मत बहुत ज्यादा अच्छी है जो कि उसे हर बार बचा लेती है। लेकिन शाओकी सारी बातें सुनने के बावजूद भी हम देखते हैं कि वहाँ पे कियू का गुस्सा था कि शांत होने का नाम ही नहीं ले रहा था। वो वहाँ पे गुस्से से चलाते हुए कहता है कि आज उस मामूली से ज़ाओ युआन की वजह से मुझे पूरी ज़ाओ अकेडमी के सामने बेइज्जत होना पड़ा। ज़ाओ अकेडमी में सभी लोग मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। इतने सालों तक जो मैंने ज़ाओ अकेडमी की सभी को दबा के रखा हुआ था, अब वो लोग भी मुझे चीटर कहते हुए मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। और ये सब किसकी वजह से हुआ? सिर्फ उस ज़ाओ युआन की वजह से। मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। और ये कहते हुए कि वहाँ पे बहुत ही जोर से अपने सामने पड़ी हुई टेबल के ऊपर पंच मार देता है। लेकिन गुस्सा उसका अभी भी शांत नहीं हुआ था, जो देखकर शाओकी जल्दी से आगे बढ़कर वहाँ पे कियू के हाथ पकड़ते हुए उसे कहते हैं कि तुम फिक्र मत करो, बहुत जल्द अकेडमी कंपटीशन आने वाला है, जिसे देखने के लिए पूरी ज़ाओ डायनेस्टी के लोग आएंगे और अकेडमी कंपटीशन में तो तुम्हें ज़ाओ युआन के साथ डायरेक्ट फाइट करने का भी मौका मिलेगा। तो उस समय तुम सबके सामने ज़ाओ युआन को बहुत ही बुरी तरह से हराते हुए ये साबित कर देना कि ज़ाओ युआन कितना बड़ा लूजर है। शाओकी की ये सारी बातें सुनकर हम देखते हैं कि कियू का गुस्सा भी वहाँ पे काफी हद तक शांत हो गया था। वो ज़ाओ युआन को याद करते हुए कहता है कि बस थोड़ा सा और वेट है, बहुत जल्द हम दोनों आमने सामने होंगे और उस समय मैं तुम्हें पूरी ज़ाओ डायनेस्टी के सामने हराते हुए ना सिर्फ तुम सब दम बदला लूंगा, बल्कि उसी के साथ साथ पूरी ज़ाओ डायनेस्टी के सामने ये भी साबित कर दूंगा कि तुम कितने बड़े लूजर हो। तुमने तो बस मुझे अकेडमी के लोगों के सामने बेइज्जत किया था, मैं तुम्हें पूरी ज़ाओ डायनेस्टी के लोगों के सामने बेइज्जत करने वाला हूँ। कियू को वहाँ पे दोबारा इस तरह से बदले वाले रूप में आते हुए देखकर शाओकी भी वहाँ पे चैन की सांस लेती है, क्योंकि उसने अपना काम जो बखूबी कर दिया था। उसके बाद हमें कुछ दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ ज़ाओ युआन यूलिंग वाटरफॉल के अंदर बैठा हुई कल्टीवेट कर रहा था। और उस कंपटीशन के बाद तो ज़ाओ युआन यहाँ पे डेली आकर प्रैक्टिस किया करता था, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि उसकी यूलिंग वाटरफॉल के अंदर ठहरने की टाइमिंग और भी ज्यादा बढ़ने लगी थी। और ज़ाओ युआन को वहाँ पे इस तरह से यूलिंग वाटरफॉल के अंदर प्रैक्टिस करते हुए देखकर एक डिसेबल वहाँ पे मास्टर चू से कहता है कि जब से प्रिंस ज़ाओ युआन ने उस कंपटीशन को जीता है, तब से वो 1 घंटा एक्स्ट्रा यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हैं। मानना पड़ेगा प्रिंस ज़ाओ युआन अपने टाइम को बहुत ही अच्छी तरह से यूटिलाइज कर रहे हैं और यहाँ पे लगातार यूलिंग वाटरफॉल के अंदर प्रैक्टिस करते हुए उन्होंने काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट कर ली है। और प्रिंस ज़ाओ युआन की ऐसी कमाल की एबिलिटीज और पास को देखते हुए मुझे पूरा यकीन है कि प्रिंस ज़ाओ युआन की वजह से आने वाला अकेडमी कंपटीशन हमारी क्लास ए ही जीतेगी। और सिर्फ इतना ही नहीं, एक्स्ट्रा टाइम मिल जाने की वजह से हमारी क्लास के बाकी सभी डिसेबल्स भी बहुत ही तेजी से इंप्रूव कर रहे हैं, जिसके चलते तो अब क्लास बी उस कंपटीशन में हमारे सामने बिल्कुल भी नहीं टिकने वाली। और अभी वो डिसेबल वहाँ पे इसी तरह से मास्टर चू के साथ ये सारी बातें कर ही रहा था कि तभी हम देखते हैं कि अचानक यूलिंग वाटरफॉल के नीचे से बहुत ही ज्यादा पावरफुल एनर्जी रिलीज होने लगी थी, जिसका मतलब था कि एक बार फिर से किसी ने ब्रेक थ्रू कर लिया है। और ये सब देखते हुए मास्टर चू भी काफी ज्यादा खुश दिखाई दे रहे थे। और अभी अभी जिस डिसेबल ने ब्रेक थ्रू किया था वो कोई और नहीं बल्कि मिजू ही थी, जो कि ब्रेक थ्रू करने के बाद बहुत ही कूल तरीके से वाटरफॉल से बाहर निकल कर आती है, जहाँ पे हमें पता चलता है कि उसने अपनी 5th मरीडियन को भी अनब्लॉक कर लिया है। जो देखकर सभी डिसेबल्स वहाँ पे मिजुवी की तारीफें करते हुए कहने लगे थे मिजुवी भी काफी ज्यादा टैलेंटेड है, उसने सिर्फ 1 हफ्ते के अंदर ही अपनी 5th मरीडियन को भी अनलॉक कर लिया। ये वाकई बहुत ज्यादा कमाल की बात है। असल में तो मिजुवी ये सब आइस एंड फायर ग्रेडिंग पैटर्न्स की वजह से ही कर पाई थी, जो कि ज़ाओ युआन ने उसकी बैक पे बनाए थे। उन पैटर्न्स के चलते ज़ाओ युआन और मिजुवी दोनों ही दूसरों से 10 गुना ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी को अपने अंदर अब्सॉर्ब कर सकते थे। वही मास्टर चू भी यूवी के ब्रेक थ्रू से काफी ज्यादा इंप्रेस दिखाई दे रहे थे, क्योंकि अब उनकी क्लास ए क्लास बी को टक्कर देने के लिए पूरी तरह से तैयार थी। और यूलिंग वाटरफॉल के नीचे बैठा हुआ ज़ाओ युआन भी ये सारी बातें सुन रहा था। हालांकि यूवी के ब्रेक थ्रू के बारे में सुनकर उसे काफी ज्यादा खुशी हुई थी, लेकिन वो भी कंपटीशन से पहले अपनी 5th मरीडियन को अनलॉक करना चाहता था। और यूवी को ब्रेक थ्रू करते हुए देखकर हम देखते हैं कि ज़ाओ युआन के अंदर एक नया हौसला आ गया था, इसलिए वो वहाँ पे एक बार फिर से यूलिंग वाटरफॉल की प्योर स्पिरिचुअल एनर्जी को अपने अंदर अब्सॉर्ब करते हुए अपनी 4th मरीडियन को भी अनलॉक करने की कोशिश करने लगा था। और इस तरह से वहाँ पे खुद को पुश करते हुए देखकर हम देखते हैं कि ज़ाओ युआन की मरीडियंस में एक बार फिर से कनेक्ट्स आने लगे थे, जिसका मतलब था कि ज़ाओ युआन ब्रेक थ्रू करने के काफी करीब था। जबकि वाटरफॉल के बाहर खड़ा हुआ एक डिसेबल मास्टर चू के साथ बात करते हुए कहता है, मास्टर प्रिंस ज़ाओ युआन बहुत ही ज्यादा हार्ड प्रैक्टिस कर रहे हैं, लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आ रही है कि इतनी ज्यादा हार्ड प्रैक्टिस करने के बावजूद भी अभी तक प्रिंस ज़ाओ युआन अपनी 4th मरीडियन को अनलॉक क्यों नहीं कर पाए। उनकी प्रैक्टिस को देखते हुए तो मुझे लगता है कि अब तक उनका ब्रेक थ्रू हो जाना चाहिए था। उस डिसेबल की ये बात मास्टर चू को भी सही लगती है और इस बात के लिए मास्टर चू भी कहीं ना कहीं थोड़े परेशान दिखाई दे रहे थे, क्योंकि वाकई ज़ाओ युआन को अब तक अपनी 4th मरीडियन को अनलॉक कर लेना चाहिए था। ये सब सोचते हुए मास्टर चू थोड़ा परेशान होते हुए खुद से ही कहते हैं, न जाने ज़ाओ युआन को ब्रेक थ्रू करने में इतना ज्यादा समय क्यों लग रहा है। इवन अब तो मिजुवी भी वहाँ पे मास्टर चू के पास आते हुए वहाँ पे ज़ाओ युआन का वेट करने लगी थी। और इसी तरह देखते ही देखते वहाँ पे काफी ज्यादा समय गुजर चुका था। इवन अब तो वहाँ पे उनके वापस जाने का भी समय हो चुका था, लेकिन ज़ाओ युआन तो अभी तक भी यूलिंग वाटरफॉल से बाहर नहीं आया था। जो देखकर मास्टर चू अपनी क्लास के मॉनिटर से कहते हैं कि हमारे वापस जाने का समय हो चुका है, इसलिए तुम सभी को बुलाकर वापस क्लास की तरफ चलो। मास्टर चू की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि वो मॉनिटर वहाँ पे जोर से सभी का नाम चिल्लाते हुए उन्हें वहाँ पे वापस आने के लिए कहने लगा था। उस मॉनिटर की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि वाटरफॉल के अंदर प्रैक्टिस कर रहे सभी डिसेबल्स एक
करके वाटरफॉल से बाहर आने लगे थे। लेकिन जाओ युआन तो अभी भी वहाँ पे अपनी प्रैक्टिस में लगा हुआ था। उसने तो आज जैसे ठान ली थी कि वो अपनी फोर्थ मेरिडियन को अनलॉक करके रहेगा। जबकि वहीं दूसरी तरफ अब सभी डिसेबल्स वहाँ पे मास्टर चो के साथ वापस अपनी क्लास की तरफ जाने लगे थे। लेकिन मिजुई तो अभी भी वहीं पे खड़े होकर जाओ युआन का वेट कर रही थी। और तभी अचानक मिजुई को वहाँ पे वाटरफॉल के अंदर बहुत ही ज्यादा पावरफुल एनर्जी निकलते हुए दिखती है, जो देखकर तो मिजुई वहाँ पे बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो गई थी। और वो वहाँ पे चला चला के सभी को वापस बुलाते हुए कहने लगी थी कि जल्दी वापस आओ, प्रिंस जाओ युआन ब्रेक थ्रू करने वाले हैं। युवी की ये बात सुनकर सभी डिसेबल्स भी भागते हुए जल्दी से वहाँ पे आने लगे थे। और इसी बीच हम देखते हैं कि वो एनर्जी वहाँ पे और भी ज्यादा फैलने लगी थी। और देखते ही देखते जाओ युआन ने वहाँ पे सक्सेसफुली अपनी फोर्थ मेरिडियन को भी अनलॉक कर लिया था। जिसके बाद जाओ युआन हमेशा की तरह बहुत ही कूल तरीके से उस वाटरफॉल से बाहर आता है, जहाँ ब्रेक थ्रू करने की वजह से उसकी फोर्थ मेरिडियन भी अनलॉक हो चुकी थी। और जाओ युआन के इस ब्रेक थ्रू से हम देखते हैं कि सभी लोग वहाँ पे काफी ज्यादा खुश दिखाई दे रहे थे। और वो सभी डिसेबल्स वहाँ पे जाओ युआन की तारीफें भी करने लगे थे। उसके बाद सीन चेंज होता है, हमें जाओ फैमिली का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे पूरी जाओ फैमिली मिलकर खाना खा रही थी। और माता जाओ को भी यहाँ पे अपने बेटे की फोर्थ मेरिडियन अनलॉक करने की खबर मिल चुकी थी, इसलिए वो वहाँ पे बहुत ही ज्यादा खुश दिखाई दे रहे थे। वो अपनी वाइफ के सामने अपने बेटे की तारीफ करते हुए कहते हैं, देखो मेरा बेटा कितना ज्यादा टैलेंटेड है। अभी कुछ समय पहले तक उसके पास मेरिडियंस थी ही नहीं, और अब देखो उसने सिर्फ कुछ ही समय में अपनी 4 मेरिडियंस को अनलॉक कर लिया है। मेरे बच्चे, इतने कम समय में तुमने अपनी 4 मेरिडियंस को अनलॉक करके साबित कर दिया है कि क्यों होली ड्रैगन की स्पिरिट ने तुम्हें ही चुना था। हालांकि जाओ युआन के माता पिता वहाँ पे उसके लिए बहुत ही ज्यादा खुश दिखाई दे रहे थे, लेकिन जाओ युआन खुद अपने लिए खुश नहीं लग रहा था। वो वहाँ पे बिल्कुल चुपचाप बैठा हुआ था। अपने बेटे को वहाँ पे इस तरह से उदास देखकर जाओ युआन की माँ वहाँ पे उसे सवाल करते हुए पूछती है कि बेटा क्या हुआ, तुम इस तरह से इतने ज्यादा उदास क्यों दिखाई दे रहे हो, क्या कुछ हुआ है। जाओ युआन उन्हें अपनी कंडीशन के बारे में बताना तो नहीं चाहता था, लेकिन अपनी माँ के बार बार फोर्स करने की वजह से जाओ युआन उन्हें वहाँ पे बताते हुए कहता है कि मैं बाकी दूसरे डिसेबल्स के मुकाबले में बहुत ही ज्यादा हार्ड प्रैक्टिस कर रहा हूँ, लेकिन मेरी हार्ड प्रैक्टिस का कोई भी फायदा नहीं हो रहा, क्योंकि मेरी कल्टीवेशन स्पीड दूसरे डिसेबल्स के मुकाबले में बहुत ही ज्यादा स्लो है। इवन वो सभी डिसेबल्स जो कि मुझसे पीछे थे वो भी अब तो मुझसे आगे निकल चुके हैं, लेकिन मैं इतनी ज्यादा हार्ड प्रैक्टिस करने के बावजूद भी यहीं पे रुका हुआ हूँ। और ये बात तो आप जानते ही होंगे कि साल के आखिर में होने वाले कंपटीशन के लिए मेरी फिफ्थ मेरिडियन का अनलॉक होना जरूरी है, वरना तो मैं इस कंपटीशन में हिस्सा ही नहीं ले पाऊंगा। पर अपनी कल्टीवेशन स्पीड को देखते हुए मुझे ऐसा नहीं लगता कि मैं साल के आखिर तक अपनी फिफ्थ मेरिडियन को अनलॉक कर पाऊंगा। और ऊपर से जैसे जैसे मेरा कल्टीवेशन लेवल बढ़ रहा है, वैसे वैसे मेरी कल्टीवेशन स्पीड और भी ज्यादा स्लो होती जा रही है। और इस बार ब्रेक थ्रू करते हुए मुझे जो पेन हुआ था वो भी पिछली बार के मुकाबले में बहुत ज्यादा था। और सबसे बुरी खबर तो ये है कि उस साल के आखिर तक अपनी 7 मेरिडियन को भी ओपन कर लेगा। और अगर उसने सक्सेसफुली अपनी 7 मेरिडियन को ओपन कर लिया तो फिर तो हमारी क्लास 1 का जीत पाना इम्पॉसिबल हो जाएगा। जबकि मेरा तो अब यूलिंग वाटरफॉल के अंदर भी प्रैक्टिस करने का कोई फायदा नहीं हो रहा, क्योंकि उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी का मेरी बॉडी के ऊपर ज्यादा फर्क ही नहीं पड़ रहा। इसलिए मेरे ख्याल से अगर मुझे अपनी कल्टीवेशन स्पीड को बढ़ाना है तो मुझे जल्द से जल्द कोई और कल्टीवेशन मेथड ढूंढना होगा, क्योंकि ये तो वाकई उनके लिए एक बहुत बुरी खबर थी। लेकिन उन सभी को वहाँ पे इस तरह से परेशान होते हुए देखकर मैं याओ वहाँ पे जाओ युआन से कहती है कि तुम्हें इस तरह से परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है। मेरे पास एक रास्ता है तुम्हारी कल्टीवेशन स्पीड को बढ़ाने का, जिससे न सिर्फ तुम्हारी कल्टीवेशन स्पीड बढ़ जाएगी बल्कि उसी के साथ साथ तुम बहुत ही तेजी से अपनी मेरिडियंस को ओपन कर पाओगे। मेरे पास फर्स्ट ग्रेड का एक सोर्स पैटर्न है जिसे 36 स्पेस ओपनिंग पैटर्न भी कहा जाता है। अगर मैं तुम्हारे ब्लड का यूज करते हुए तुम्हारी बॉडी के ऊपर इस पैटर्न को ड्रा करूं तो तुम्हारी बॉडी के अंदर बहुत ही ज्यादा मात्रा में इवल एनर्जी आ जाएगी, जिसका यूज करते हुए तुम बहुत ही तेजी से अपनी सभी मेरिडियंस को एक साथ ही अनलॉक कर सकते हो। मैं याओ की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि जाओ युआन वहाँ पे सीरियस होते हुए उससे कहता है कि एक साथ सारी मेरिडियंस को ओपन करना ये बात मुझे इतनी ज्यादा भी आसान नहीं लग रही, इसमें जरूर कोई बहुत बड़ा रिस्क होगा। जिस पे मैं याओ उसे वहाँ पे सीधा सीधा बताते हुए कहती है कि हाँ, इस मेथड में रिस्क तो बहुत ही ज्यादा है। जब मैं तुम्हारे ब्लड का यूज करते हुए तुम्हारी बॉडी के ऊपर वो सोर्स पैटर्न बनाऊंगी तो तुम्हारी बॉडी के अंदर इतनी ज्यादा इवल एनर्जी फैल जाएगी कि उसे कंट्रोल कर पाना भी तुम्हारे लिए मुश्किल हो जाएगा। और अगर तुम उस इवल एनर्जी को कंट्रोल नहीं कर पाए तो वो इवल एनर्जी पूरी तरह से तुम्हारे माइंड के ऊपर कंट्रोल कर लेगी, और उसके बाद क्या होगा ये तुम सोच भी नहीं सकते। मैं याओ की ये बात सुनकर तो हम देखते हैं कि जाओ युआन से ज्यादा तो वहाँ पे उसके माता पिता उसके लिए परेशान हो गए थे। इवन जाओ युआन की माँ तो वहाँ पे थोड़ा परेशान होते हुए अपने बेटे से कहती है कि बेटा, मुझे तुम्हारे ऊपर पूरा यकीन है, लेकिन फिर भी इस मेथड का इस्तेमाल करने से पहले एक बार अच्छी तरह से सोच लेना, कहीं ऐसा ना हो कि हम तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए खो दें। अपनी माँ को वहाँ पे अपने लिए इस तरह से परेशान होते हुए देखकर जाओ युआन वहाँ पे अपनी माँ से कहता है, माँ, कल्टीवेशन की जर्नी इतनी ज्यादा आसान भी नहीं होती जितना हम लोग सोचते हैं। अपनी कल्टीवेशन जर्नी में तो मुझे आगे से भी बड़े बड़े रिस्क लेने पड़ेंगे, फिर ये तो एक फर्स्ट ग्रेड का पैटर्न है। अपनी कल्टीवेशन स्पीड को बढ़ाने के लिए इतना रिस्क तो मुझे उठाना ही पड़ेगा, और अगर मैं इस फर्स्ट ग्रेड के पैटर्न की एनर्जी को भी कंट्रोल नहीं कर पाया तो फिर तो मेरा मत जाना ही ठीक रहेगा, क्योंकि इसके बाद मेरी लाइफ में जो मुसीबतें आने वाली है उनका तो फिर मैं कभी भी सामना नहीं कर पाऊंगा। अपने बेटे की सारी बातें सुनकर हम देखते हैं कि माता जाओ के फेस के ऊपर एक स्माइल आ गई थी। उन्हें अपने बेटे के ऊपर बहुत ही ज्यादा प्राउड महसूस हो रहा था। वो अपने बेटे की तारीफ करते हुए कहते हैं कि शाबाश मेरे बच्चे, मुझे तुम्हारे ऊपर फख्र है, और हाँ, मेरी तरफ से इस मेथड को इस्तेमाल करने के लिए तुम्हें पूरी पूरी इजाजत है। माता जाओ की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि मैं याओ उन्हें वहाँ पे बताती है कि इस मेथड में 2 चीजें इस्तेमाल होने वाली है, पहला तो ब्लड सेंसर और दूसरा 36 फर्स्ट ग्रेड की बीस्ट। मैं याओ की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि मास्टर जाओ वहाँ पे अपने बेटे जाओ युआन से कहते हैं कि तुम फिक्र मत करो, मैं बहुत जल्द इन दोनों चीजों के अरेंजमेंट्स तुम्हारे लिए करवा दूंगा। लेकिन जाओ युआन वहाँ पे अपने पिता को मना करते हुए कहता है कि नहीं फादर, मैं खुद से उन सभी बीस्ट का शिकार करना चाहता हूँ। जिसपे मैं याओ भी वहाँ पे जाओ युआन को सपोर्ट करते हुए कहते हैं कि तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, तुम्हें खुद से ही उन बीस्ट का शिकार करना चाहिए। और वैसे भी जब से तुमने अपनी मेरिडियंस को ओपन किया है तब से तुमने कॉम्बैट स्किल्स की बिल्कुल भी प्रैक्टिस नहीं की। इस तरह से उन बीस्ट का शिकार करते
करते हुए तुम्हारी थोड़ी बहुत प्रैक्टिस भी हो जाएगी। याओ याओ की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि ज़ाओ युआन के साथ साथ मास्टर ज़ाओ भी इसके लिए मान गए थे। उसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे अपने पिता के कहे अनुसार ज़ाओ युआन उन बीस्ट का शिकार करने के लिए ब्लैक फॉरेस्ट की तरफ निकल गया था और अपने पिता को मना करने के बावजूद भी मास्टर ज़ाओ ने वहाँ पे ज़ाओ युआन की सेफ्टी के लिए अपनी आर्मी के जनरल और कुछ सोल्जर्स को भी उसके साथ भेज दिया था। उसके बाद हमें ब्लैक फॉरेस्ट का ही सीन दिखाया जाता है जहाँ पे ज़ाओ युआन बहुत ही सावधानी से आगे बढ़ रहा था। तो उसने अपने सोल्जर्स को पीछे रहने के लिए बोल दिया था और अभी ज़ाओ युआन वहाँ पे इसी तरह से सावधानी से आगे बढ़ ही रहा था कि तभी हम देखते हैं कि अचानक एक बीस्ट ने आगे बढ़ते हुए वहाँ पे ज़ाओ युआन के ऊपर हमला कर दिया था। पर ज़ाओ युआन ने भी उसे वहाँ पे एक पंच मारते हुए खुद से दूर फेंक दिया था। लेकिन हम देखते हैं कि ज़ाओ युआन के पंच को उस बीस्ट के ऊपर ज्यादा असर नहीं होता, इसलिए अब की बार वो बीस्ट बहुत ही गुस्से से दोबारा ज़ाओ युआन के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। पर अब तो ज़ाओ युआन भी वहाँ पे उसके साथ फाइट करने के लिए पूरी तरह से रेडी था। लेकिन हम देखते हैं कि वो बीस्ट वहाँ पे ज़ाओ युआन के पास भी आ पाता उससे पहले ही अचानक ही वो बीस्ट डर के मारे वहाँ से भाग गया था और ये सब हुआ था टुन टुन की वजह से, जैसे मिस याओ याओ पीछे से अपने साथ लेके आ रही थी। उसके बाद वो सभी लोग इसी तरह से आगे बढ़ते हुए एक जगह पे आकर रोककर उसी जगह पे रेस्ट करने का फैसला करते हैं और मिस याओ याओ को भी वो जगह रेस्ट करने के लिए बिल्कुल सही लगती है, इसलिए हम देखते हैं कि वो भी वहाँ पे रेस्ट करने के लिए मान गई थी। जबकि ज़ाओ युआन वहाँ पे मिस याओ याओ से कहता है कि आप यहीं पे रुककर मेरा वेट करना, तब तक मैं उन बीस्ट का शिकार करके आता हूँ और आप फिक्र मत करना, ये सभी गार्ड्स यहाँ पे आपकी रक्षा करेंगे। जिसपे मिस याओ याओ वहाँ पे ज़ाओ युआन से कहती है कि यहाँ पे मेरी रक्षा करने के लिए टुन टुन ही काफी है। आधे बीस्ट उसे देखकर ही डर के मारे भाग जाते हैं। ज़ाओ युआन को भी ये बात सही लगती है क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले ही तो वो इसका नमूना देख चुका था। खैर उसके बाद सीन चेंज होता है, हमें की पैलेस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कुछ और की पैलेस से कुछ ट्रेस को चुराते हुए भाग रहे थे और की पैलेस के गार्ड्स वहाँ पे उनका पीछा कर रहे थे। लेकिन हम देखते हैं कि वो सभी चोर वहाँ पे उन सभी गार्ड्स को चकमा देते हुए बहुत ही तेजी से जंगल की तरफ भाग गए थे। जबकि वहीं दूसरी तरफ हम कियू को देखते हैं जिसे ज़ाओ युआन के ब्लैक फॉरेस्ट में जाने की खबर मिल चुकी थी और ये खबर जानकर कियू वहाँ पे एक डेविल स्माइल करते हुए कहता है कि ज़ाओ युआन, मैंने तो सोचा था कि मैं तुम्हें आराम से अपने हाथों से मारूंगा, लेकिन अब जब तुम्हें खुद ही मरने की इतनी ज्यादा जल्दी है तो मैं तुम्हारी ये विश भी पूरी कर दूंगा। और तभी एक गार्ड वहाँ पे कियू के पास आकर उसे वहाँ पे बताता है कि हमारे की मेंशन में कुछ चोर घुस आए थे जो कि हमारे की मेंशन के कुछ ट्रेस को चुरा कर भाग गए हैं। उस एल्डर की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि कियू वहाँ पे उस एल्डर से सवाल करते हुए पूछता है तो क्या वो सभी चोर उन गार्ड्स को चकमा देते हुए जंगल की तरफ भाग गए हैं, जिसपे वो एल्डर भी थोड़ा चौंकते हुए कहता है कि हाँ बिल्कुल। उस एल्डर की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि कियू के फेस पर एक डेविल स्माइल आ गई थी जो कि देखने से ऐसा लग रहा था कि जैसे ये सब उसी का ही प्लान है। वहीं वो एल्डर अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहता है कि थोड़ी ही देर में ये खबर ज़ाओ डायनेस्टी में चारों तरफ फैल जाएगी। ये सुनकर तो हम देखते हैं कि कियू के फेस की डेविल स्माइल और भी ज्यादा गहरी हो गई थी और तभी कियू वहाँ पे अपने एल्डर को आदेश देते हुए कहता है कि जल्दी से अपने सभी गार्ड्स को इकट्ठा करो और उन्हें ब्लैक फॉरेस्ट की तरफ भेजो। कियू के ये ऑर्डर सुनकर हम देखते हैं कि वो एल्डर वहाँ से चला गया था और इस समय कियू के इरादों को भी पता चल गया था। असल में वो उन चोरों का बहाना करते हुए ज़ाओ युआन को मारना चाहता था। वहीं उस एल्डर के वहाँ से जाते ही हम देखते हैं कि ज़ाओ युआन वहाँ पे एक बार फिर से डेविल स्माइल करते हुए कहता है कि ज़ाओ युआन, तुम्हारी वजह से मैं पूरी ज़ाओ एकेडमी में किसी को भी मुंह दिखाने के लायक नहीं रहा और इस बात का बदला अब मैं तुम्हारी मौत से लूंगा। जबकि वहीं दूसरी तरफ हम ज़ाओ युआन को देखते हैं जो कि जंगल में एक बीस्ट का शिकार करते हुए उसके साथ फाइट कर रहा था। लेकिन हम देखते हैं कि उस बीस्ट के ऊपर ज़ाओ युआन के हमलों का ज्यादा असर नहीं हो रहा था। पर हम देखते हैं कि वो फर्स्ट ग्रेड का बीस्ट भी वहाँ पे ज़ाओ युआन को खत्म नहीं कर पा रहा था, जिसकी वजह से उस बीस्ट का गुस्सा भी वहाँ पे धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था। इसलिए हम देखते हैं कि अब की बार वो बीस्ट बहुत ही गुस्से से ज़ाओ युआन के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। पर ज़ाओ युआन ने भी वहाँ पे अपनी ड्रैगन फिस्ट टेक्निक का यूज करते हुए उस बीस्ट के ऊपर अटैक करते हुए उसे अपने सिर्फ एक ही अटैक में नॉकआउट कर दिया था। लेकिन अभी ज़ाओ युआन वहाँ पे खुश हो ही रहा था कि तभी हम देखते हैं कि अचानक ही पीछे से एक स्नेक बीस्ट ने आते हुए ज़ाओ युआन के ऊपर हमला कर दिया था। पर ज़ाओ युआन ने भी अपनी स्पीड का यूज करते हुए किसी तरह से उस स्नेक बीस्ट के हमले को डॉज कर दिया था और उसी के साथ ज़ाओ युआन ने तेजी से आगे बढ़ते हुए जाकर उस स्नेक बीस्ट को भी वहाँ पे एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल पंच मार दिया था। और ज़ाओ युआन का इतना सारा पावरफुल पंच खाकर हम देखते हैं कि वो बीस्ट भी डर के मारे वहाँ से भागने की कोशिश करने लगा था। पर ज़ाओ युआन उसे इतनी आसानी से कैसे भागने दे सकता था, इसलिए हम देखते हैं कि ज़ाओ युआन ने अपने हैमरली ब्रश का यूज करते हुए उस स्नेक बीस्ट के ऊपर अटैक करके उसे भी वहाँ पे खत्म कर दिया था। और इस स्नेक बीस्ट को खत्म करने के बाद ज़ाओ युआन ने वहाँ पे पूरे 16 बीस्ट का शिकार कर लिया था, जो देखकर तो ज़ाओ युआन वहाँ पे बहुत ही ज्यादा खुश दिखाई दे रहा था। जबकि वहीं दूसरी तरफ ज़ाओ युआन के भेजे हुए गार्ड्स दूर से ही ज़ाओ युआन के ऊपर नजर रखे हुए थे ताकि ज़ाओ युआन वहाँ पे किसी खतरे में ना पड़ जाए। और ज़ाओ युआन के कहने पर जनरल लू वहाँ पे मिस याओ याओ की भी रक्षा कर रहे थे। इसी बीच हम देखते हैं कि की पैलेस के गार्ड्स वहाँ पे पहुंच चुके थे और की पैलेस के गार्ड्स ने दूर से सारी सिचुएशन को एनालाइज करते हुए वापस आकर अपने एल्डर को भी बता दिया था। उन गार्ड्स की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि वो एल्डर वहाँ पे बहुत ही चालाकी से अपने गार्ड से कहता है कि तुम लोग जंगल में जाकर छानबीन करो और जितना हो सके उतना ज्यादा शोर मचाना ताकि जनरल लू और बाकी सभी को यही लगे कि हम लोग यहाँ पे उन चोरों को ही ढूंढ रहे हैं। अपने उस एल्डर की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि वो सभी गार्ड्स भी वहाँ से निकल गए थे और अपने एल्डर के कहे मुताबिक ही जानबूझकर वहाँ पे बहुत ज्यादा शोर करने लगे थे ताकि जनरल लू और बाकी सभी का ध्यान उनकी तरफ चला जाए और उन्हें वहाँ पे ये भी लगे कि ये लोग वाकई यहाँ पे उन चोरों को ढूंढने के लिए आए हुए हैं। जबकि वहीं दूसरी तरफ हम मिस याओ याओ को देखते हैं जो कि पानी में अपने पैर लटकाए आराम कर रही थी कि तभी इसी बीच हम देखते हैं कि ज़ाओ युआन भी वहाँ पे आ गया था जो कि वहाँ पे अपने साथ अपने शिकार किए हुए बीस्ट को भी ले आया था। जो देखकर मिस याओ याओ वहाँ पे ज़ाओ युआन से कहती है कि शुक्र है इस बार तुम्हें इन बीस्ट का शिकार करते हुए कोई चोट नहीं लगी, वरना हर बार तो तुम कोई ना कोई नई चोट लेकर ही मेरे पास आते थे। जिस पे ज़ाओ युआन वहाँ पे मिस याओ याओ के सामने फ्लेक्स करते हुए कहता है कि अब ऐसी भी कोई बात नहीं है और वैसे भी इन बीस्ट का शिकार करते हुए मुझे यहाँ पे काफी दिन गुजर चुके हैं। अगर अभी मैं इन बीस्ट के हाथों से घायल होता रहूंगा तो फिर तो मेरे कल्टीवेटर होने का कोई फायदा ही नहीं है। और अभी ज़ाओ युआन वहाँ पे ये सब कह ही रहा था कि तभी हम देखते हैं मिस याओ याओ ने अचानक ही वहाँ पे ज़ाओ युआन की तरफ एक बोतल फेंक दी थी
जैसे जाओ ने भी वहाँ पे पकड़ लिया था और मैं याओ उसे वहाँ पे बताती है कि ये तुम्हारी शिकार की हुई सभी बीस्ट के हार्ट का ब्लड एसेंस है जिसे अब तुम ऑब्जर्व कर सकते हो, लेकिन इसे ऑब्जर्व करते वक्त एक बात का खास ख्याल रखना, इस ब्लड एसेंस की इवल स्पिरिट बहुत ही ज्यादा पावरफुल होने वाली है जो कि हो सकता है तुम्हारे माइंड के ऊपर कब्जा करने की भी कोशिश करे, इसलिए चाहे कुछ भी हो जाए तुम अपने ऊपर अपना कंट्रोल मत छूटने देना। लेकिन हम देखते हैं कि जाओ ने तो वहाँ पे बहुत ही इजीली उस ब्लड एसेंस को अपने अंदर ऑब्जर्व कर लिया था, क्योंकि जाओ पिछले इतने दिनों से लगातार इस ब्लड एसेंस को ऑब्जर्व करते हुए आ रहा था, जिसकी वजह से अब उसे इस ब्लड एसेंस को ऑब्जर्व करते हुए ज्यादा परेशानी नहीं होती थी। खैर उस ब्लड एसेंस को ऑब्जर्व करने के बाद जाओ वहाँ पे खुश होते हुए कहता है कि अब बस 20 मॉन्स्टर्स का ही शिकार करना बाकी है, जिसमें मियाओ उसे कहती है कि हाँ तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, लेकिन तुम इन बीस्ट की शिकार करने में बहुत ज्यादा समय लगा रहे हो, अगर ऐसे ही चलता रहा तो हमें यहाँ पे और भी काफी ज्यादा दिन रुकना पड़ेगा। मियाओ की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि जाओ वहाँ पे एक बार फिर से उन बीस्ट का शिकार करने के लिए चला गया था, जबकि वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जनरल लू को भी वहाँ पे एहसास हो गया था कि यहाँ जंगल में कुछ तो गड़बड़ है, उनके आसपास कोई तो मंडरा रहा है, इसलिए जनरल लू वहाँ पे जोर से चिल्लाते हुए कहते हैं कि कौन है यहाँ पे, और जनरल लू कैसा कहते हैं हम देखते हैं कि वो एल्डर भी वहाँ पे अपने गार्ड्स के साथ उनके सामने आ गया था, और वो एल्डर वहाँ पे जनरल लू की चपलूसी करते हुए कहता है कि मुझे यकीन ही नहीं हो रहा कि आप लोग यहाँ पे मुझे इस तरह से जंगल में मिले हैं। वो एल्डर जिसका नाम की हुआन था, उसकी ये बात सुनकर हम देखते हैं कि जनरल लू वहाँ पे उसे सवाल करते हुए पूछता है वो सब छोड़ो और तुम लोग मुझे ये बताओ कि तुम लोग इतनी रात को इस घने जंगल में क्या कर रहे हो, जिस पे एल्डर की हुआन जनरल लू को जवाब देते हुए बताता है कि असल में की पैलेस में कुछ चोर घुस आए थे जिन्होंने हमारे मैशन से काफी सारे ट्रेज को चुरा लिया है, और वो सभी चोर भागते हुए इसी जंगल की तरफ ही आए थे, इसलिए हम भी उनका पीछा करते हुए यहाँ तक आ पहुंचे। एल्डर की हुआन की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि जनरल लू वहाँ पे शक भरे लहजे में कहते हैं कि आखिर चोरों की इतनी हिम्मत कब से होने लगी कि वो लोग डायरेक्ट मेंशन में आकर चोरी करने लगे हैं। जनरल लू की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि एल्डर की हुआन वहाँ पे जनरल लू से कहता है कि आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, इवन हमें खुद भी यकीन नहीं हो रहा, लेकिन वो चोर दिखने में कोई आम चोर नहीं लग रहे थे, क्योंकि वो लोग पलक झपकते ही हमारे गार्ड्स को चकमा देते हुए बहुत ही तेजी से इस जंगल की तरफ भाग गए थे, और जब ये बात मास्टर की को पता चली तो वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गए, इसलिए उन्होंने हमें ये ऑर्डर दिया है कि हमें किसी भी हालत में उन चोरों को पकड़कर मास्टर की के सामने पेश करना होगा, क्योंकि मास्टर की खुद अपने हाथों से उन चोरों को सजा देना चाहते हैं, इसलिए अब हमें जंगल में आगे जाना ही होगा। लेकिन जनरल लू उन्हें वहीं पे रोकते हुए कहते हैं कि रुक जाओ, तुम्हें जिस किसी ने भी ऑर्डर दिया है मुझे उस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारे प्रिंस जाओ जंगल के अंदर पिछले काफी दिनों से बीस्ट का शिकार कर रहे हैं और अभी तक उनकी हंटिंग पूरी नहीं हुई, तो जब तक उनकी हंटिंग पूरी नहीं हो जाती तब तक मैं किसी को भी वहाँ जाने की इजाजत नहीं दे सकता, और वैसे भी हम लोग यहाँ पे पिछले काफी दिनों से रह रहे हैं, हम लोगों ने यहाँ आसपास किसी भी चोर को नहीं देखा। जनरल लू की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि एल्डर की हुआन वहाँ पे जनरल लू को ही धमकी देते हुए कहता है कि अगर आपने हमें यहाँ पे आगे जाने से रोका तो मजबूरन हमें यहाँ पे आपके खिलाफ भी एक्शन लेना पड़ेगा, और ये कहकर एल्डर की हुआन ने वहाँ पे अपने गार्ड्स को आगे बढ़ने का आदेश दे दिया था, जो देखकर जनरल लू वहाँ पे उन लोगों से कहते हैं कि तुम लोग चाहे यहाँ पे जो मर्जी कर लो, लेकिन प्रिंस जाओ के रास्ते में मैं किसी को भी नहीं आने दूंगा, ये हमारे प्रिंस की सेफ्टी का मामला है। इस तरह हम देखते हैं कि दोनों ग्रुप्स के लोग आमने सामने आ गए थे, जबकि वहीं दूसरी तरफ हम उन्हीं दो चोरों को देखते हैं जो कि केयू के ही आदमी थे, और असल में तो वो लोग यहाँ पे प्रिंस जाओ को मारने के लिए आए हुए थे, लेकिन जैसे ही उनकी नजर वहाँ पे मियाओ के ऊपर पड़ती है तो वो दोनों ही चोर वहाँ पे मियाओ की खूबसूरती में खो गए थे, इसलिए वो दोनों चोर वहाँ पे आपस में डिसाइड करते हैं कि उनमें से एक चोर जाओ को खत्म करने के लिए जाएगा तो दूसरा यहाँ पे मियाओ को पकड़ेगा, और ये डिसाइड होते ही हम देखते हैं कि उनमें से एक चोर वहाँ पे जाओ को खत्म करने के लिए चला गया था, तो वहीं दूसरा चोर वहाँ पे मियाओ के पास आते हुए कहता है हे लिटिल ब्यूटी, तुम यहाँ पे अकेली बैठी क्या कर रही हो, इस सुहानी रात में तो तुम्हें मेरे जैसे किसी मर्द की कंपनी की जरूरत है। उस चोर की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि टोन वहाँ पे गुस्से से गुर्राने लगा था, और ऊपर से मियाओ ने भी उसे वहाँ पे उस चोर के ऊपर हमला करने की इजाजत दे दी थी। मियाओ की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि वो चोर वहाँ पे मियाओ को मजाक उड़ाते हुए कहता है तो तुम्हें यहाँ पे ये छोटा सा पपी मुझसे बचाएगा, क्या मजाक है, इसे तो मैं अभी अपने पाँव के नीचे कुचल देता हूँ। और ये कहकर जैसे ही वो टोन को अपने पाँव के नीचे कुचलने के लिए अपना पाँव ऊपर उठाता है तो इसी बीच हम देखते हैं कि जाओ वहाँ पे ट्रांसफॉर्म होता हुआ अपने रियल रूप में आ गया था, जिसे देखते ही उस चोर की तो हवा ही वहाँ पे टाइट हो गई थी। यहाँ पे हमें टोन का असली रूप नहीं दिखाया गया था, लेकिन उस चोर के चिल्लाने की आवाजें सुनकर हमें इतना तो पता चल गया था कि टोन उस चोर को बहुत ही बुरी तरह से पीट रहा है, जबकि वहीं दूसरी तरफ हम जाओ को देखते हैं जिसने वहाँ पे एक और बीस्ट को मार गिराया था, लेकिन इसी मौके का फायदा उठाते हुए चोर ने पीछे से ही वहाँ पे जाओ के ऊपर हमला कर दिया था, पर हम देखते हैं कि जाओ ने समय रहते ही उसके हमले को वहाँ पे बहुत ही इजीली डोज कर दिया था, और उसी के साथ जाओ ने वहाँ पे उस बीस्ट को उठाते हुए उसी चोर की तरफ ही फेंक दिया था, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि उस चोर को भी मजबूरन वहाँ पे जाओ के सामने आना पड़ा था। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वन अभी भी वहाँ पे जनरल लू को अपनी बातों में उलझाए हुए था, और अब धीरे धीरे जनरल लू को भी वहाँ पे उसके ऊपर शक होने लगा था, क्योंकि Q1 आगे बढ़कर उनके ऊपर अटैक नहीं कर रहा था, वो बस यहाँ पे जनरल लू का टाइम जाया कर रहा था। जबकि वहीं दूसरी तरफ वो चोर वहाँ पे जाओ को धमकी देते हुए कहता है कि प्रिंस जाओ, अफसोस ये आपका आखिरी दिन होने वाला है, लेकिन क्योंकि आप प्रिंस हैं इसलिए मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि आपको मारते वक्त मैं आपको ज्यादा दर्द ना दूं, ताकि आप मरने के बाद भी खुश रह सके, इसलिए अब चुपचाप जल्दी से मेरे हाथों से मत जाओ, क्योंकि जंगल की दूसरी तरफ एक बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लड़की मेरा वेट कर रही है, अगर मैं जल्दी नहीं गया तो मेरे बॉस अकेले उसका मजा लूट लेंगे। मैं जाओ के बारे में ऐसी बातें सुनकर हम देखते हैं कि जाओ को भी वहाँ पे काफी ज्यादा गुस्सा आ गया था, इसलिए हम देखते हैं कि जाओ वहाँ पे अपनी फुल पावर को अनलीश करते हुए बहुत ही तेजी से चोर के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, और जैसे जाओ का पंजा आकर वहाँ पे चोर को लगता है तो पहले तो वो चोर जाओ के हमले को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन उसके बावजूद भी हम देखते हैं कि वो चोर वहाँ पे खिसकता हुआ काफी पीछे चला गया था, जो देखकर तो चोर को वहाँ पे अपने आंखों पे यकीन नहीं हो रहा था। वो जोंकते
भी वहाँ पे खुद से ही कहता है कि आखिर सिर्फ 4 मरीनेस वाला कल्टीवेटर इतना ज्यादा पावरफुल कैसे हो सकता है। पर अब चोर को भी वहाँ पे काफी ज्यादा गुस्सा आ गया था, इसलिए वो बहुत ही गुस्से से आगे बढ़ते हुए लगातार वहाँ पे ज़ाओ युआन के ऊपर हमला करने की कोशिश करने लगा था। लेकिन हम देखते हैं कि ज़ाओ युआन वहाँ पे अपनी स्पीड का यूज करते हुए लगातार उसके सभी हमलों को डॉज किया जा रहा था। और इसी बीच ज़ाओ युआन ने मौके का फायदा उठाते हुए अपनी ड्रैगन फिस्ट टेक्निक का यूज करते हुए चोर के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल हमला कर दिया था, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि वो चोर वहाँ पे काफी ज्यादा घायल हो गया था। लेकिन वो दोबारा वहाँ पे अपनी जगह पे खड़े होते हुए ज़ाओ युआन से कहता है, मुझे लगता है मैंने तुम्हें अंडर एस्टिमेट करने की गलती की, लेकिन कोई बात नहीं, अब तुम मेरे हाथों से नहीं बचने वाले। और ये कहकर हम देखते हैं कि अचानक चोर ने वहाँ पे अपने स्पेशल वेपन्स को बाहर निकाल लिया था और उसी के साथ अपनी घोस्ट ट्रैप टेक्निक का यूज करते हुए बहुत ही तेजी से ज़ाओ युआन के ऊपर हमला करने के लिए भी आगे बढ़ गया था। लेकिन उसका वो अटैक वहाँ पे ज़ाओ युआन को लग पाते उससे पहले ही ज़ाओ युआन के हेमली पैटर्न से स्पेशल ड्रैगन ने बाहर निकलते हुए वो चोर के ऊपर अटैक करते हुए उसे वहाँ पे पीछे की तरफ फेंक दिया था। जबकि वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लकी वन अभी तक भी वहाँ पे जनरल लू को अपनी बाल तो में उलझाए हुए था। लेकिन इसी बीच जनरल लू को वहाँ पे रोल करने की एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल आवाज सुनाई देती है और इस रोल को जनरल लू काफी अच्छी तरह से पहचानते थे, क्योंकि ये ड्रैगन की रोल करने की आवाज थी। और इस हेमली पैटर्न का यूज तो उनके प्रिंस ज़ाओ युआन ही किया करते थे। और जनरल लू को यहाँ पे ऐसा लगता है कि शायद प्रिंस ज़ाओ युआन खतरे में है, इसलिए वो जल्दी से अपने गार्ड्स के साथ प्रिंस ज़ाओ युआन की तरफ निकल गए थे। जबकि की युआन के फेस पे एक डेवल स्माइल आ गई थी, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि शायद उन चोरों ने प्रिंस ज़ाओ युआन का खेल खत्म कर दिया है और ये प्रिंस ज़ाओ युआन के ही चिल्लाने की आवाज थी। और इसी कमाल के सीन के साथ हमारी अमेजिंग एपिसोड यहीं पे खत्म हो गया था। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें और अगर चैनल पे नए आया तो सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलता है एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।